हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपको मॉक टेस्ट किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। अब इसमें बहुत से स्टूडेंट सोचेंगे कि मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करने का क्या तरीका होता है, फर्स्ट नंबर पे जो क्वेश्चन दिया है उसी से स्टार्ट कर दो मॉक टेस्ट को। देखिए, ऐसा नहीं होता है। मॉक टेस्ट को भी अटेम्प्ट करने के तरीके होते हैं ताकि जल्दी से जल्दी आपके मॉक टेस्ट में ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट हो सके और उनमें एक्यूरेसी भी हो, स्पीड भी रहे और इसके साथ ही आपका अच्छा स्कोर भी आए। जिस तरीके से आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते हो सेम एज इट वही आपकी एक हैबिट बन जाती है और वैसे ही आप आगे जाके एग्जाम में अटेम्प्ट करते हो। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो मेक श्योर कि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हो ताकि आगे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्टली आपके पास दो सेक्शन होते हैं, एक तो रीजनिंग और दूसरा क्वांट। आरआरबी में आपको एक प्लस पॉइंट मिलता है कि यहाँ पे आपको हिंदी और इंग्लिश जैसा तीसरा सेक्शन देखने को नहीं मिलेगा। आपको सिर्फ दो सेक्शन ही यहाँ पे अटेम्प्ट करने हैं और ये दोनों सेक्शन भी आपको बाईलिंगुअल लैंग्वेज में मिलेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। सो यहाँ पे लैंग्वेज का भी कोई झंझट नहीं है और 80 क्वेश्चंस के लिए आपको मिलेंगे 45 मिनट्स। पीओ और क्लर्क के लिए सेम यही पैटर्न रहेगा, 80 क्वेश्चंस 45 मिनट्स में। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने क्वेश्चंस जल्दी से जल्दी अटेम्प्ट कर सकते हो बेस्ट वे से। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले शेयर कर दूं कि आपको मेंस की प्रिपरेशन भी साथ साथ में करनी है। सबसे पहले बात आती है करंट अफेयर की, क्योंकि जिस तरीके से आप रीजनिंग क्वांट पढ़ रहे हो सेम एज इट मेंस में भी पढ़ोगे, बस थोड़ा सा उसका लेवल एडवांस हो जाएगा। बट जो अलग से एक सब्जेक्ट स्टार्ट होगा वो है करंट अफेयर। तो करंट अफेयर का ऐसा कौन सा सोर्स होना चाहिए यहाँ पे आपको करंटली टॉपिक्स मिल जाए, करंटली अच्छी न्यूज़ मिल जाए, यहाँ से आप हर एक करंट अफेयर को प्रिपेयर कर सके और बार बार उनकी रिवीजन करके स्कोर भी ले सके। तो आज बात करने वाले हैं सीए मॉक ड्रिल सीरीज, जो कि स्मार्ट कीड़ा के तरफ से प्रोवाइड करवाई जाती है। इस सीरीज को पढ़ के बहुत से स्टूडेंट्स ने सिलेक्शन लिया है और आगे आने वाले बहुत से स्टूडेंट्स में आपका नाम भी आ सकता है। अब बात करते हैं कि इसमें आपको क्या क्या मिल रहा है। इसमें आपको हाई क्वालिटी की मॉक ड्रिल पीडीएफ मिल रही है। सेकेंड नंबर पे इसमें पीडीएफ बेस्ड मॉक टेस्ट होते हैं। ऐसा नहीं है कि मॉक टेस्ट को आप दोबारा अटेम्प्ट नहीं कर सकते हो, आप बार बार मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हो जब तक आपकी अच्छी खासी प्रिपरेशन ना हो जाए। थर्ड नंबर पे आपको इसमें मंथली कॉम्बो पीडीएफ मिलेगी, जो कि बहुत अच्छी चीज है कि आप मंथली भी रिवाइज कर सकते हो। और स्मार्ट 350 न्यूज पीडीएफ मिलेंगी। इसके अलावा स्मार्ट बैंकिंग अवेयरनेस और फाइनेंशियल अवेयरनेस की पीडीएफ भी मिलेगी, जो कि बहुत जरूरी है मेंस में भी, प्लस आपको आगे इंटरव्यू में भी बहुत काम आएंगी बैंकिंग अवेयरनेस और फाइनेंशियल अवेयरनेस की पीडीएफ। इसके साथ ही आपको स्मार्ट टॉपिक वाइज पीडीएफ भी मिलेंगी। और सबसे बड़ी बात, ये सारी की सारी चीजें आपको बाइलिंगुअल मिल रही है, मीन्स इंग्लिश और हिंदी दोनों में। सो यहाँ पे कोई झंझट नहीं है कि हम हिंदी मीडियम से हैं या फिर हम इंग्लिश मीडियम से हैं। आपको सिर्फ पीडीएफ नहीं मिल रही है, आगे बता दिया डिफाइन करके कि किस किस तरीके से आपको यहाँ पे क्या क्या मिल रहा है। बहुत से स्टूडेंट्स ने इनकी पीडीएफ पढ़ के सिलेक्शन लिया है, सो आप भी उनमें से एक हो सकते हो। सो जल्दी से जाके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया गया है, लिंक पे क्लिक करके इस सीरीज को जरूर देखें और अपनी प्रिपरेशन अभी से करना स्टार्ट करें ताकि आगे आपको करंट अफेयर में अच्छा स्कोर मिल सके। तो अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे। जैसे मैंने बताया कि एक आपका रीजनिंग सेक्शन होगा और एक आपका क्वांट सेक्शन होगा। हर स्टूडेंट का अपना अपना स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट होता है जिसमें उसका अच्छा स्कोर होता है, जिसमें उसकी उस सब्जेक्ट पे अच्छी पकड़ होती है। मेरा जो स्कोरिंग सब्जेक्ट था वो था रीजनिंग। यहाँ पे भी आपको देख देख के क्वेश्चन स्टार्ट करने की किस क्वेश्चन को आपको पहले अटेम्प्ट करना है और किस क्वेश्चन को बाद में। क्वांट में हमेशा सेकेंड नंबर पे करती थी। अगर आपको लगता है कि आपका क्वांट सेक्शन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो आप क्वांट से स्टार्टिंग कर सकते हो, रीजनिंग पे बाद में आ सकते हो। इसमें ऐसा कुछ नहीं कि आपको सेक्शनल टाइमिंग दिया जाएगा कि आप पहले रीजनिंग करो या फिर एक लिमिटेड टाइम के बाद ही आप क्वांट कर सकते हो। आपकी मर्जी है, आप रीजनिंग करो चाहे आप क्वांट करो, स्विच कर सकते हो, कोई भी इश्यू नहीं है। बट एक चीज का ध्यान रखना, जिसने अच्छी से प्रिपरेशन नहीं करी होती है या फिर जिसने अच्छे से मॉक टेस्ट अटेम्प्ट नहीं करे होते हैं, वो एग्जाम में क्या करते हैं, 5 कर क्वेश्चन वो रीजनिंग के कर लेंगे, फिर वो 5 क्वांट के, कभी क्वांट कभी रीजनिंग। ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। जैसे फर्स्ट नंबर पे आपको कोई भी मिसलेनियस क्वेश्चन आ रहा है तो आप मोस्टली मिसलेनियस क्वेश्चन से स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि मिसलेनियस क्वेश्चन ज़्यादा लेंथी नहीं होते हैं। या तो वो सिर्फ एक ही क्वेश्चन होगा या फिर आगे उसके 2 क्वेश्चन और बने होंगे या 3 होंगे, इससे ज़्यादा लंबे मिसलेनियस क्वेश्चन नहीं होते हैं। सो आप पहले ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, अगर कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो उस क्वेश्चन से स्टार्ट कर सकते हो, अगर आपको वो क्वेश्चन अच्छे से आता है तो, अगर आपकी उसमें अच्छी खासी प्रैक्टिस है।
अगर आपको फर्स्ट नंबर पे ही साइलॉग का क्वेश्चन आ रहा है, आपकी अच्छी खासी प्रिपरेशन नहीं है, प्रैक्टिस नहीं है, तो प्लीज़ इस क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट मत करना। कहने का मतलब है सबसे पहले स्टार्टिंग वहीं से करें जो आपको अच्छे से आता है। इसके अलावा कई बार फर्स्ट नंबर पे आपको पज़ल देखने को मिल जाती है। तो क्या है, कुछ स्टूडेंट डायरेक्टली फर्स्ट क्वेश्चन से ही स्टार्ट कर देते हैं कि हम पज़ल से ही सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे, जो कि बिल्कुल गलत है। अगर आपकी प्रैक्टिस है तो डेफिनेटली आप पज़ल से स्टार्ट कर सकते हो। जब मैंने फर्स्ट टाइम में मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करने स्टार्ट किए थे, एग्ज़ाम देने स्टार्ट किए थे, मैंने कभी भी पज़ल स्टार्टिंग में सॉल्व नहीं करी, क्योंकि मुझे पता था पज़ल में मेरी अच्छी खासी स्पीड नहीं है, प्रैक्टिस नहीं है। यहाँ पे फर्स्ट टाइम अटैम्प्ट करने के लिए इसलिए मना करते हैं। अब मान लो आपने पज़ल स्टार्ट करी, उसमें आपने 1 से 1.5 मिनट लगा दिए, 2 मिनट लगा दिए, उसके बाद भी अगर मान लो आपकी पज़ल से ही नहीं बनी, गलत होगी, तो वो 2 मिनट आपके गए। आपके माइंड में नेक्स्ट क्वेश्चन यही आएगा कि मैं फिर से एक बार ट्राई करता हूँ, क्या पता इस बार ये पज़ल बन जाए। इसलिए आपको बोलते हैं कि कभी भी पहले वो क्वेश्चन मत करो जो आपको नहीं आता है। यहाँ पे बात पज़ल की नहीं है। अगर आप उस क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हो जो क्वेश्चन में आपकी प्रैक्टिस नहीं है, तो नॉर्मल सी बात है, वहाँ पे आपका ज़्यादा टाइम लगेगा, और वो अगर सॉल्व नहीं होगा तो आप उसको बार बार री अटैम्प्ट करोगे। ये सबकी आदत होती है कि हम स्किप नहीं कर पाते हैं। मॉक टेस्ट में सबसे मेन चीज़ होती है कि आपको स्किप करने की आदत होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए किस क्वेश्चन को कहाँ पे स्किप करना है। पहला पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है वो ये है कि आप उसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे जो क्वेश्चन आपको आता हो, चाहे वो पजल हो, चाहे वो मिसलिनियस क्वेश्चन हो। तो पहले तो मैं मिसलिनियस क्वेश्चन से स्टार्टिंग करती थी, बट जब मेरी पजल में अच्छी खासी स्पीड बन गई तो मेरे आगे जो भी क्वेश्चन आता था स्टार्टिंग में मैं उससे स्टार्ट कर लेती थी, चाहे फिर वो पजल ही क्यों ना हो। अगर मुझे पज़ल में भी एज बेस्ड पज़ल आ जाए या फिर कोई ब्लड रिलेशन टाइप पज़ल आ जाए, वेरिएबल टाइप पज़ल आ जाए इस तरीके की, तो मैं बिल्कुल भी अटैम्प्ट नहीं करती थी, क्योंकि मुझे पता होता था ये पज़ल भी टाइम लेंगी। तो मैं इस तरीके की पज़ल को कभी भी सॉल्व नहीं करती थी। जब सारा मेरा एग्ज़ाम अटैम्प्ट हो जाता था, उसके बाद अगर लगे कि मेरे पास टाइम है तो मैं इस क्वेश्चन में वापस आती थी, अदरवाइज़ नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। आपके पास और भी बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, चाहे आप मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करो, चाहे आप एग्ज़ाम अटैम्प्ट करो, आपको एक ही फ्लो में चलना है। मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ मॉक टेस्ट कुछ अलग तरीके से अटैम्प्ट करो और वहाँ जाके एग्ज़ाम कुछ अलग तरीके से अटैम्प्ट करने लग जाओ। नए नए तरीके नहीं अपनाने हैं। अगर किसी को लगता है कि नहीं इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं है, हम पहले छांट छांट के मिसलेनियस क्वेश्चन करेंगे, तो उसमें क्या दिक्कत होती है, आपका बहुत टाइम जाता है। आप पहले पजल स्किप करोगे, उसके बाद आगे जाओगे, 2 मिसलेनियस क्वेश्चन होंगे, फिर पजल आएगी, पजल स्किप करोगे, फिर आगे जाके मिसलेनियस क्वेश्चन करोगे, इसमें बहुत टाइम लगता है। कोशिश करो कि आप चाहे पजल हो, चाहे कोई भी मिसलेनियस क्वेश्चन हो, वहाँ से स्टार्ट करना शुरू कर दो, बट अगर आपको वो क्वेश्चन नहीं आता है तो स्किप कर दो। सेकंड नंबर पे बात करते हैं क्वांट। क्वांट में मैं बोल सकती हूँ कि आप पहले यहाँ पे स्पीड मैथ सॉल्व करिए, जैसे सिंप्लीफिकेशन हो गया, अप्रोक्सीमेशन, इसके अलावा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मिसिंग सीरीज, रॉन्ग सीरीज। सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आती है मिसिंग सीरीज, रॉन्ग सीरीज में, मिसिंग सीरीज तो फिर भी आती है, रॉन्ग सीरीज में बड़ी दिक्कत आती है। तो मैं यही बोलूँगी कि रॉन्ग सीरीज आप सबसे बाद में करो, जब आपके सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएं जितने आपको आते हैं। क्योंकि अगर आपको लगता है कि रॉन्ग सीरीज में आपकी अच्छी खासी पकड़ है, आपको आता है, तो आप रॉन्ग सीरीज को भी साथ में सॉल्व कर सकते हो। एक एक बार देखो, आपको वहाँ पे पता लग रहा है कि हाँ ये यहाँ पे लॉजिक चल रहा है, तो आप सॉल्व कर सकते हो। अदरवाइज लग रहा है कि नहीं, देख के पता लग रहा है कि पैटर्न नहीं समझ आ रहा है, तो उसको स्किप करो। बाकी आप सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सारी एक एक बार में सॉल्व कर सकते हो। कई बार तो ऐसा होता है कि माइंड इतना प्रेशराइज हो जाता है कि सिंप्लीफिकेशन का एक सिंपल सा क्वेश्चन भी हमसे सॉल्व नहीं होता है, तो हम क्या करते हैं वहाँ पे बार बार अटैम्प्ट करके देखते हैं कि अब सही हो जाए, अब सही हो जाए। ऐसी चीज़ें नहीं करनी है। एक बार सॉल्व करो, नहीं हो रहा है, वापस आके फिर से अटैम्प्ट कर लेना। इसके अलावा इसके बाद आप स्टार्ट कर सकते हो डीआई में तो बार बार उस क्वेश्चन को रीअटेम्प्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको जो आता होगा सॉल्व करते जाओगे। लास्ट में अर्थमेटिक को एक बार देख लेना, कि जैसे आपको एक ही फ्लो में पता लगता रहेगा कि मैंने ये चैप्टर पढ़ा है SICI का, या फिर प्रॉफिट लॉस मैंने प्रिपेयर नहीं करा है, तो नॉर्मल सी बात है आप उस क्वेश्चन को अटैम्प्ट नहीं करोगे। इसके अलावा जिस क्वेश्चन में आपको डाउट हो कि मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ, बट मैं एग्जाम के बाद में देखूंगा क्योंकि मैं डाउटफुल हूँ, शायद ये मुझसे बन जाए या नहीं बने, आप उसको मार्क फॉर रिव्यू करके छोड़ सकते हो। क्योंकि अगर मार्क फॉर रिव्यू करके छोड़ दोगे तो उसका कलर चेंज हो जाएगा, एंड आफ्टर दैट आप उस क्वेश्चन में वापस आके उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। इसमें आपको क्वेश्चंस को ढूंढना नहीं पड़ेगा, क्योंकि रीजनिंग में तो कम ही क्वेश्चन होते हैं जो हम स्किप करते हैं, बट क्वांट में अगर ज़्यादा क्वेश्चन हो जाए तो आपको ढूंढना पड़ेगा कि कौन सा क्वेश्चन था जो मुझे आता भी था, मैं सॉल्व करूँ तो क्या पता हो जाए या फिर नहीं भी होगा। तो मार्क फॉर रिव्यू करके छोड़ दो, कलर चेंज हो जाएगा, उसके बाद आप उसको सॉल्व कर लेना। इस मैंने एक तरीके से
एग्ज़ाम को रिलेट करके बोला है, बट आपको मॉक टेस्ट भी ऐसे ही अटेम्प्ट करना है। आज से जैसी हैबिट बना लोगे, आप वैसा ही आगे एग्ज़ाम में जाके अटेम्प्ट करोगे। जब आपका मॉक टेस्ट अटेम्प्ट हो जाएगा, मॉक टेस्ट को सबमिट कर दोगे। अब मान लो 80 में से आपके 45 मार्क्स आ रहे हैं, या फिर अगर आपने क्लर्क का दिया है तो 80 में से 60 मार्क्स आ रहे हैं। इसके बाद आपको मॉक टेस्ट में ये देखना है कि जो क्वेश्चन आपका सॉल्व नहीं हुआ है, सबसे पहले तो आप उसका सोल्यूशन देखोगे, उसको देखो। इसके अलावा एक बार 5 मिनट लगा के पूरे मॉक टेस्ट को ये देखो कि आपने किस क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम लगाया है। कोई ऐसा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन यहाँ पे सिर्फ आपको 10 सेकंड लगने थे, पेन पेंसिल का काम नहीं था, वहाँ पे आपने आधा मिनट लगाया है। सो इन चीज़ों को एक बार देख लेना, ताकि फिर नेक्स्ट टाइम उन चीज़ों को आप और भी अच्छे से पढ़ो, और भी अच्छे से प्रिपेयर करो, ताकि आगे कम टाइम लगे। क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो काम होता है वो स्पीड और एक्यूरेसी का ही है। सो मेक श्योर कि आप बहुत अच्छी प्रैक्टिस रखो, जिससे आपकी स्पीड बनी रहे। स्पीड तभी बनेगी आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, और इसके साथ ही एक्यूरेसी का भी ध्यान रखना। एक और चीज़, जिन्होंने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है, मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे आपको बहुत सारे फ्री के क्विज मिलते हैं, पीडीएफ मिलती है, यहाँ से आप अच्छी खासी प्रैक्टिस कर सकते हो। सो मेक श्योर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और इसके साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।